नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज वीक के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड के जोशीमठ को भूस्खलन धंसाव क्षेत्र घोषित किया गया है। जोशीमठ में कुल 4500 इमारतें हैं, जिनमें से 610 में दरारें आ गई हैं। इस घटना के बाद जोशीमठ के निवासियों के विरोध को देखते हुए तपोवन विष्णुगढ़ पन बिजली परियोजना को रोक दिया गया है। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत संयंत्र 520 मेगावाट की रन ऑफ रिवर जल विद्युत परियोजना है। इसका निर्माण उत्तराखंड के चमोली जिले में धौलीगंगा नदी पर नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एनटीपीसी द्वारा किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला प्रश्न है, गिरमिटिया व्यवस्था किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, अंतरिक्ष अनुसंधान या फिर अनुबंधित मजदूर? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुबंधित मजदूर। हाल ही में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेशों में रहने वाले भारतीय विदेशी धरती पर देश के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आपको बता दें कि प्रवासी भारतीयों के लिए डायस्पोरा शब्द प्रयोग किया जाता है, जिसकी जड़ें ग्रीक डायस्पेरो शब्द से मिलती हैं। इसका अर्थ है फैलाव। दुनिया के कई हिस्सों में गिरमिटिया मजदूरों के रूप में ले जाने के बाद भारतीय डायस्पोरा कई गुना बढ़ गया है। गौरतलब है कि औद्योगिक क्रांति के बाद जब कुछ देशों में बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता महसूस की गई, तो इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए अविभाजित भारत से मजदूरों को ले जाया गया। विदेश जाने वाले मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा गया, तो इस व्यवस्था को गिरमिटिया व्यवस्था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुबंधित मजदूर। अगला प्रश्न है, भूमि धंसने के प्रमुख कारणों पर विचार कीजिए। 1. खनन गतिविधियां, 2. भूकंप, 3. मृदा अपरदन। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। हाल ही में उत्तराखंड के जोशीमठ में घरों में दरारें दिखाई देने के बाद अधिकारियों ने इसे भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र घोषित किया। नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NOAA के अनुसार भूमिगत पदार्थों के संचलन के कारण धरातल धंस रहा है। यह भूधंसाव मानवीय या प्राकृतिक कारणों से हो सकता है, जैसे खनन गतिविधियां, पानी या तेल निष्कर्षण या प्राकृतिक संसाधनों को हटाना आदि। भूकंप और मृदा अपरदन भी भूधंसाव के प्रमुख कारण हैं, इसलिए विकल्प डी सही है। जोशीमठ में भूमि के धंसने के सटीक कारण अभी ज्ञात नहीं हैं, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक यह घटना अनियोजित निर्माण, अधिक आबादी, पानी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा और जल विद्युत गतिविधियों के कारण हुई होगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित टाइटल 42 शब्द किस देश से संबंधित है? जापान, अमेरिका, चीन या फिर रूस? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिका। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा की कि वह कोविड-19 महामारी युक्त प्रतिबंधों का विस्तार करेगा। इन प्रतिबंधों को टाइटल 42 के रूप में जाना जाता है, इसलिए विकल्प बी सही है। इनका उद्देश्य निकारागुआ, क्यूबा और हैती के प्रवासियों को यूएस मैक्सिको सीमा पार करके मैक्सिको वापस भेजना है। टाइटल 42 पॉलिसी के तहत अमेरिकी अधिकारियों को जमीनी सीमा से अमेरिका में घुसने वाले अवैध प्रवासियों को वापस भेजने का असीमित अधिकार मिला था। इस पॉलिसी को कोरोना महामारी की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने लागू किया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, शीत लहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक मौसम की घटना है
जिससे तापमान में तेजी से गिरावट होती है। 2. मैदानी इलाकों के लिए शीत लहर की घोषणा तब की जाती है जब न्यूनतम तापमान 4 डिग्री या इससे कम हो। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो, यानी दोनों कथन सही हैं। दिल्ली और उत्तर पश्चिम भारत पिछले सप्ताह से शीत लहर की चपेट में है। शीत लहर एक मौसम की घटना है जिससे तापमान में तेजी से गिरावट होती है, इसलिए कथन एक सही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD शीत लहर को न्यूनतम तापमान के संदर्भ में चिन्हित करता है जब मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री या इससे कम हो, इसलिए कथन 2 भी सही है। जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम या सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री कम हो। इस प्रकार विकल्प डी सही है। इस महीने उत्तर भारत में शीत लहर के प्रमुख कारकों में से एक कोहरे का आवरण है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित शब्द BS3 और BS4 किससे संबंधित है? प्रेस विनियमन, पेट्रोल और डीजल इंजन, क्वांटम कंप्यूटर या फिर ड्रोन तकनीक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पेट्रोल और डीजल इंजन। हाल ही में दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल चौपहिया वाहनों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है, इसलिए विकल्प बी सही है। यह फैसला हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में आने के बाद लिया गया है। बीते दिनों राष्ट्रीय राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 400 के पार रहा। आपको बता दें कि 201 और 300 के बीच AQI को खराब, 301 और 400 को बहुत खराब और 401 और 500 के बीच को गंभीर माना जाता है। BS3 पेट्रोल और BS4 में BS का पूरा नाम भारत स्टेज है। यह मोटर वाहनों से वायु प्रदूषकों के उत्पादन को विनियमित करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित उत्सर्जन मानक है। भारत स्टेज उत्सर्जन मानक यानी BSES पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इन्हें वर्ष 2000 में शुरू किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पेट्रोल और डीजल इंजन। अगला प्रश्न है, यह राज्य फरवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की मेजबानी करेगा। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। भगवान बुद्ध ने इसी राज्य में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर राज्य की पहचान कीजिए। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 10 से 12 फरवरी तक लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 की मेजबानी करेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख निवेश शिखर सम्मेलन है। यह सम्मेलन दुनिया भर के नीति निर्माताओं, कॉरपोरेट लीडरों, व्यापारिक प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और थिंक टैंक को एक साथ लाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य व्यापार और निवेश के अवसरों का पता लगाना और साझेदारी बनाना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2027 तक राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का स्थान है। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रभाव आकलन का संबंध किस अधिनियम से है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैविक विविधता अधिनियम 2002 या फिर वन अधिकार अधिनियम 2006। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंजूरी के अभाव में नोएडा मेट्रो के संचालन को रोकने से इनकार कर दिया। इससे पहले 31 मई 2016 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
यानी एनजीटी ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि सभी मेट्रो रेल परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी लेनी होगी। एनजीटी ने कहा था मेट्रो परियोजनाओं को पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन का पालन करना चाहिए। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन किसी परियोजना से मानव पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का अनुमान लगाता है। इसकी अधिसूचना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत जारी की जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अगला प्रश्न है, गंगा विलास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है। 2, यह केवल 3 राज्यों को कवर करेगा। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। 13 जनवरी को वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास का शुभारंभ किया जाएगा, इसलिए कथन 1 सही है। यह लग्जरी क्रूज भारत के 5 राज्यों और बांग्लादेश में 3200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस क्रूज की लंबाई 62 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है। यह 27 नदी प्रणालियों के माध्यम से 50 पर्यटन स्थलों से होते हुए वाराणसी से डिब्रूगढ़ की यात्रा करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अंतिम प्रश्न है, केदारनाथ सिंह मामला किससे जुड़ा है? नागरिकता अधिनियम, राजद्रोह कानून, वस्तु एवं सेवा कर, या फिर बीमा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजद्रोह कानून। सुप्रीम कोर्ट देशद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है। आपको बता दें कि राजद्रोह कानून सरकार के प्रति असंतोष पैदा करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत आजीवन कारावास की सजा प्रदान करता है। इसे वर्ष 1890 में भारतीय दंड संहिता में शामिल किया गया था। स्वतंत्रता पूर्व युग में बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी सहित कई स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ इस प्रावधान का इस्तेमाल किया गया था। 1962 के ऐतिहासिक केदारनाथ सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, इसलिए विकल्प बी सही है। हालांकि न्यायालय ने इसे अव्यवस्था पैदा करने का इरादा, कानून एवं व्यवस्था की गड़बड़ी तथा हिंसा के लिए उकसाने की गतिविधियों तक सीमित कर दिया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, राजद्रोह कानून। आइए नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 का आयोजन कौन सा मंत्रालय, विभाग या निकाय कर रहा है? उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, या फिर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।